हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन मान के चलो आता ही आता है, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो पक्का ही आएगा। तो आपको बस करना क्या है, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। और इसको स्किप मत करना क्योंकि सारे पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में आप चाहो तो उसको पीवाईक्यू से मैच भी कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन बताए काफी इजी वे में और काफी अच्छे वे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो कहते हैं क्या कि भाई ये चैप्टर 3 है आपका, इसका नाम है बंधुत्व जाति वर्ग। बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर बात करना होगा महाभारत काल के समय के बारे में, समाज के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, इन सब के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर और बाकी जो कुछ होते हैं एमसीक्यूज बेस पे आते हैं, ठीक है। तो सबको ध्यान सुनना है, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जो आपका चालू होता है आपका, वो होता है क्या कि आखिर अभिलेख या ग्रंथ। अच्छा, अभिलेख और ग्रंथ के बारे में तो आप सब जानते होंगे। अभिलेख या ग्रंथ क्या होते हैं? तो अभिलेख या ग्रंथ बेसिकली हमारे इतिहास का एक साक्ष्य, हमारे इतिहास का एक प्रमाण है, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो कहते हैं क्या कि अभिलेख और ग्रंथ किसी भी देश के इतिहास की जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे न केवल उस समय के नायक यानी राजा, राजवंश का पता चलता है, बल्कि इससे ज्यादा वहां के समाज कैसा है, क्या क्या सामाजिक प्रणाली होगी, क्या क्या सामाजिक रीति रिवाज होंगे वहां पर, इसके बारे में पता चलता है। वहां के सांस्कृतिक क्या कल्चर है वहां का, इसके बारे में पता चलता है। धर्म के बारे में पता चलता है, आर्थिक तथा आदि तत्वों के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। समझ में आया चीज? तो अगर आपसे पूछता है कि भाई अभिलेख या ग्रंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे अभिलेख या ग्रंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये ना केवल हमें राजा के बारे में, राजवंश के बारे में बताते हैं, बल्कि ये हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों के बारे में भी बताते हैं। ओके, नोट करते रहना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। नाउ बात करते हैं, और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत या ग्रंथ है महाभारत, ठीक है। कहते हैं महाभारत की रचना एमसीक्यू में पूछेगा तो आपको कहना है महाभारत की रचना 1000 सालों तक हुई है। कितने साल तक हुई है? 1000 सालों तक, ठीक है। इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। पहले इसमें 10,000 थी, हम बात करेंगे अब इसके बारे में, बट कहते हैं इसमें श्लोकों की संख्या है वो 1 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसकी जो रचना है कितने सालों तक हुई है, तो आप कहोगे 1000 सालों तक, और श्लोक की संख्या कितनी है? 1 लाख से भी अधिक। फिर आपसे एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछेगा वो ये होगा हमारे पास कि महाभारत का मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो महाभारत का मुख्य विषय वस्तु, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाभारत के विषय वस्तु के बारे में बताइए। क्वेश्चन नोट कर लेना, महाभारत के विषय वस्तु के बारे में बताइए। तो आप कहोगे कि भाई महाभारत के विषय वस्तु में इस प्रकार से है कि यह जो महाभारत है वो मुख्यतः बेस है 2 परिवारों के मध्य युद्ध, पांडव और कौरवों के बीच। साथ ही साथ अगर हम बात करें, क्योंकि तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताइए, तो हम ना इसके अंदर कहेंगे कि महाभारत की विषय वस्तु जो है वो बेसिकली 2 परिवारों के मध्य युद्ध है, पांडव और कौरव के बीच में, 2 भाइयों परिवारों के बीच में। क्योंकि यह हजारों साल तक लिखी गई है। अब कोई भी आपको समझ, तो अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ना आज मैंने किताब लिखी, फिर उसका वो किताब 1000 साल तक लिखी चली गई है, कोई ना कोई उसमें लिख ही रहा है, एडिशन कर ही रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उसमें हमें उस 1000 सालों में जो भी घटनाएं घटी होंगी उन सबकी जानकारी मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत, अतः इसमें देश के तत्वों का भी हमें जिक्र। की भाषा संस्कृत है। कहते हैं महाभारत लिखी कौन सी भाषा में गई है? संस्कृत। संस्कृत भाषा है वो वेद में जो संस्कृत भाषा प्रयोग की गई है ना, या प्रशस्ति में, जैसे पर्याय प्रशस्ति पढ़ा होगा आपने पिछले चैप्टर के अंदर, उन समय मौजूद संस्कृत भाषा से काफी सरल भाषा है इसकी, ठीक है। समझ आ गया? और महाभारत की अगर हम बात बताएं तो इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है आख्यान और एक होता है उपदेशात्मक। तो आख्यान का मतलब क्या है? तो आख्यान का मतलब आप जो महाभारत को कहानी के तौर पे देखते हो ना, कि दुर्योधन या फिर कौरव का परिवार, पांडव का परिवार, युद्ध हो रहा है, 12-14 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास जो भी है हमारे पास, तो ये जो हम कहानी के तौर पे बात करते हैं ना, ये होता है आख्यान। जबकि उपदेशात्मक की हम बात करें तो आप लोग को पता है ना, जो भगवत गीता है, भगवत गीता भी तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, उसी का तो संलेख है वो। तो ये है क्या? उपदेश है। तो महाभारत को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक पूरी कहानी जो हुआ है उसको हम आख्यान कहते हैं, और उपदेशात्मक जो हमें समाज में नई शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा तो आप यही कहोगे, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई महाभारत की विषय वस्तु बताइए, तो महाभारत की विषय वस्तु के बारे में आप ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि महाभारत का विषय वस्तु बताइए। तो हम कहेंगे कि भाई महाभारत की मुख्य विषय वस्तु तो ये है कि यह जो युद्ध है, इसमें युद्ध दिखाया गया है वो दो परिवारों के मध्य हुआ है, ठीक है, पांडव और कुरु। और क्योंकि ये 1000 साल तक लिखी गई है, अतः इसमें कई सारे सामाजिक आर्थिक तत्वों के बारे में जिक्र मिलेगा। प्लस में इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, परंतु वेदों और प्रशस्ति में लिखी भाषा से काफी ज्यादा सरल है। और इसके दो भाग होते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब हो गया महाभारत की कहानी के तौर पे व्यक्त करना, और उपदेशात्मक का मतलब क्या है कि जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता वाली बात, यानी जो आमतौर पे ऐसे उपदेश या ऐसे श्लोक जो आमतौर पे भारतीय समाज को या हमारे समाज को कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आपसे पूछ सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछेगा तो आपको इस प्रकार से पूछेगा कि भाई महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, आप इसे कैसे समझाएंगे? ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो हम कहेंगे भाई कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसे कितने सालों तक लिखा गया है? इसे हजारों सालों तक लिखा गया है। इसे हजारों सालों तक लिखा गया है। साथ ही इसके अंतर्गत कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पहलू की जानकारी मिलती है। साथ ही यह समाज के बदलते स्वरूप की भी जानकारी देता है। जैसे ब्राह्मणों का पहले वर्चस्व था, ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा, फिर वर्ण व्यवस्था आई, फिर जातियां आई, फिर ब्राह्मण विरोधी तत्वों का, जो ब्राह्मण के अगेंस्ट थे, उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हो। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, आप कैसे कहेंगे? तो हम कहेंगे महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं क्योंकि पहली बात तो इसका रचना हजारों साल तक किया गया, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें भारतीय समाज के कई सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू का पता चलता है। साथ ही समाज के बदलते स्वरूप की भी जानकारी देता है। जैसे सबसे पहले ब्राह्मणों का वर्चस्व था, फिर बाद में वर्ण व्यवस्था आई, फिर बाद में जाति व्यवस्था आई, और फिर अंत में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्राह्मण के लोग विरोध हो गए, ब्राह्मणों की चीजों में लोग कमियां निकालते चले गए, ठीक है। प्लस में गतिशील ग्रंथ इसलिए भी है क्योंकि इससे देश के सभी भागों, केवल हमने कहा और हम पढ़ेंगे भी आगे चल करके कि इसके कुछ भाग हमें केवल ऐसा नहीं था कि ये हस्तिनापुर यूपी में तो यूपी का ही चीजें हमें मिलेंगी, नहीं, पूरे देश के अंदर हमें इसके अंश पाए गए हैं। तो इसे देश के सभी भागों के अंश का पता चलता है। तो आप ये पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया? नाउ अगर हम बात करें आगे, तो देखो, तो अगर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला कि महाभारत के मूल रचयिता कौन है। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पक्का लिख के ले लो। महाभारत के मूल रचयिता जो है वो है भाट सारथी। कौन है? भाट सारथी, ठीक है, जो कि सूत कहलाते थे। अब सूत तो पता है ना आपको, आपने सुना होगा, अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा कि सूत पुत्र कर्ण थे ना, जो सूर्यदेव का कवच था जिनके ऊपर। तो सूत का मतलब होता क्या है आमतौर पर उस समय? जैसे कि आपने देखा होगा युद्ध में रथ पे तो राजा होता है क्षत्रिय, और जो रथ चला रहा होता है सारथी, उसको हम सूत कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत। समझ में आया भाई? तो वही कह रहा है, तो महाभारत के जो मूल रचयिता हैं वो है भाट सारथी यानी सूत।
समझ गए, जिनका काम क्या होता था, क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध की भूमि पर जाना तथा उनकी विजय गाथा को लिखना। अतः महाभारत के मूल रचयिता जो हैं वो हैं भाट सारथी। और आमतौर पर जो रथवाहक होते हैं उसी को हम भाट सारथी कहते हैं। जो चैरियट ड्राइवर होते हैं, जो रथ चलाते हैं, आप उसी को भाट सारथी कहते हो। परंतु वेदों के रूप व ग्रंथ के तौर पर या साहित्यिक तौर पर इसकी जो रचना की है वो किसने की है, महर्षि वेद व्यास ने की। याद रखना, मूल रचयिता भाट सारथी, परंतु वेदों के तौर पर अगर साहित्यिक तौर पर इसकी रचना किसी ने की है तो वो कौन है, महर्षि वेद व्यास। महाभारत की रचना, अच्छा ये डेट पूछे कब से कब तक की गई है, तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। महाभारत की रचना कब से कब तक की गई है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। और बाद के समय में यानी कि 200 ईस्वी के बाद से 400 ईस्वी में इसमें क्या जोड़ दिया गया होगा, मनुस्मृति के अंश। अब मनुस्मृति नहीं पता तो क्वेश्चन पूछ सकता है, मनुस्मृति क्या है, तो यह ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए समाज के लिए निर्मित समान नियम थे, कोड ऑफ कंडक्ट थे। यानी जो मनुस्मृति है वो ब्राह्मणों के द्वारा समाज के लिए बनाए गए नियमों की एक सूची है, मनुस्मृति। ओके, क्लियर। तो अगर पूछे महाभारत के रचयिता कौन है तो आप कहोगे भाट सारथी। महाभारत के साहित्यिक वेदों के तौर पर रचना किसने की है, किसने की इसकी रचना, तो आप कहोगे वेद व्यास ने। फिर अगर आपसे कहेगा कि महाभारत की रचना कितने साल में हुई तो आप कहोगे 1000 साल में, बट कब से कब तक की गई थी, तो कहते हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की गई है। ठीक है, और फिर बाद के समय में यानी कि 200 ईस्वी से 400 ईस्वी में इसमें क्या शामिल कर दिया गया, मनुस्मृति के भी कुछ अंश इसमें जोड़ दिए गए। और यह ब्राह्मणों के द्वारा रचे गए समाज के लिए कुछ नियम हैं जो हम मनुस्मृति को कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी परिवर्तन कारण, क्योंकि भाई पहले तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक लिखा गया, फिर बाद में उसमें 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति के भी अंश डाल दिए गए जो समाज के कुछ नियम थे। तो जब ये सब ऐड कर दिए गए तो इन सभी परिवर्तन के कारण महाभारत के जो प्रारंभिक पुस्तक थी जिसमें पहले कितने श्लोक थे, 10,000, अब उनसे बढ़कर के कितने हो गए, 1 लाख से अधिक हो गए। तो पहले महाभारत में कितने श्लोक थे, 10,000, बाद में कितने हो गए, 1 लाख से अधिक। समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। ना अगला टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा। अच्छा, खोज की बात करते हैं, क्वेश्चन में आता है वाला। तो कहते हैं महाभारत की बुनियादी सत्यता की जांच करने के लिए कि महाभारत सच है, झूठ है, क्या नहीं है, तो कहते हैं महाभारत की बुनियादी सत्यता की जांच करने के लिए 1951-52 में बीबी लाल, एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मैंने ऐसे बच्चों को बता दिया था, बाकी बिहारी लाल, बट आप बीबी लाल ही कहोगे, बीबी लाल। तो 1951-52 में बीबी लाल ने यूपी के आज के मेरठ जिले में एक छोटा सा प्रांत क्षेत्र है जिसका नाम है हस्तिनापुर, उसकी खुदाई की। और ये हस्तिनापुर महाभारत में भी इसका जिक्र है। और ये हस्तिनापुर के अंदर सेम वही पहलू हमें देखने को मिलते हैं जो महाभारत में हस्तिनापुर में कहे गए थे। जैसे महाभारत के हस्तिनापुर में बताया गया है कि वो हस्तिनापुर जो था वो गंगा दोआब यानी गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बीच में क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो हस्तिनापुर है ये भी सेम वैसा ही क्षेत्र था। तो अतः इसकी खुदाई की गई। यह क्षेत्र महाभारत में वर्णित गंगा के पास स्थित कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर से मेल खाता है। परंतु जब खुदाई की गई ना उत्खनन के दौरान, तो ऐसे कोई भी साक्ष्य या प्रमाण हमें नहीं मिले जो इसकी सत्यता सिद्ध कर सके, जो यह सिद्ध कर सके कि हाँ भाई यहाँ सच में महाभारत होगी या यहाँ पे सच में कोई साम्राज्य रहा होगा। ऐसे हमें कुछ भी चीज नहीं मिली। ठीक है, उत्खनन के दौरान मिट्टी की दीवारें और सरकंडे की बनी दीवारें ही प्राप्त हुई है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जब बीबी लाल ने 1951-52 में महाभारत की सत्यता की जांच करने के लिए जब यूपी के मेरठ जिले के क्षेत्र हस्तिनापुर में जब खुदाई की तो उसमें कितने स्तर की आबादी मिली है, तो 5 स्तर की आबादी। कितने स्तर की आबादी मिली है, 5 स्तर की आबादी, जिसमें से इसने केवल कितने के बारे में जिक्र दिया है, सेकेंड और थर्ड। 5 स्तर की आबादी बट सेकेंड और थर्ड, जिसमें भी हमें क्या देखने को मिला कि मिट्टी की दीवारें तथा सरकंडे यानी पौधों से बनी हुई दीवारें ही प्राप्त हुई, जो कि कहीं ना कहीं नगर नियोजन के अभाव को भी दर्शाता है। बट आप ये खुद सोचो, अगर ये कोई इतना बड़ा साम्राज्य होता हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य, तो क्या वहां पे मिट्टी की दीवारें होंगी, क्या वहां पर सरकंडे की बनी हुई दीवारें होंगी, क्या नगर नियोजन नहीं होगा वहां पर? तो इसलिए कोई सत्यता का हमें जानकारी नहीं मिल पाई। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखना बीबी लाल 1951-52 यूपी के मेरठ जिले के कहाँ, हस्तिनापुर में। ठीक है, ओके। और कितनी आबादी, 5 स्तर की आबादी, जिसमें से कितने का साक्ष्य मिलता है, 2 और 3 का। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या करना है? तो कहते हैं महाभारत की सही ढंग से महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछे या वीएस सुक्तांकर के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये डिट्टो टेप लेना, ठीक है? बाहर से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, आप ये पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है? पेपर में बहुत नंबर आ जाएंगे। महाभारत को सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए, महाभारत को अच्छे ढंग से एनालाइज करने के लिए सन 1919 में, कब? वेरी गुड, सन 1919 में महाभारत को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए सन 1919 में वीएस सुक्तांकर, किसने? वीएस सुक्तांकर के लीडरशिप में एक परियोजना बनाई गई। तो देखो अभी 1919 से हमारा आजाद नहीं हुआ, आजाद तो कब हुआ है बताओ? 1947 में ना, ये 1919 की बात है, अंग्रेज थे उस समय। तो क्योंकि महाभारत भाई अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ बन गया है जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, 1000 सालों तक लिखा गया ग्रंथ था, तो इतिहासकारों को इस बात की चुल थी कि भाई यार हमें भारत के बारे में जानना है, और हमें पता था कि अगर भारत के बारे में जानना है तो जानकारी तो ग्रंथों से ही मिलती है, और ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। तो कहीं ना कहीं महाभारत को सही ढंग से समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए वीएस सुक्तांकर को अपॉइंट किया जाता है 1919 में, ठीक है? क्या बनाने के लिए? महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन यानी समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाभारत को बेहतर ढंग से समझना तथा इसकी समानता और असमानता को उजागर करना, क्योंकि मैंने बताया ना महाभारत 1000 सालों तक लिखी गई है। कुछ इसके जो हमें उत्तर भारत में जो इसमें महाभारत के अंश मिलते हैं उसमें कुछ अलग चीज है, और जो दक्षिण भारत में महाभारत के अंश मिलते हैं उसमें कुछ अलग चीज है। तो वही था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के पीछे जो वीएस सुक्तांकर को अपॉइंट किया गया था 1919 में, तो इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था बस वही था कि भाई महाभारत को सही ढंग से समझना और फिर इसकी समानता और असमानता का भी पता लगाना। इस परियोजना को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से विद्वानों को इकट्ठा किया गया। संस्कृत के विद्वान, याद रखना, कौन से विद्वान? संस्कृत के विद्वान। और वीएस सुक्तांकर भी कौन सी भाषा से थे? संस्कृत भाषा से। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग मौजूद संस्कृत पांडुलिपि को एकत्रित करने को कहा गया। तो वीएस को अपॉइंट किया गया था 1919 में। उन्होंने क्या किया? अलग अलग हिस्सों विद्वानों को बुलाया, संस्कृत विद्वानों को, और उनको कहा कि भाई आपको अलग अलग भारत के क्षेत्र में, और जहां भी आपको इसकी ओरिजिनल लिपि मिल जाए महाभारत की, उसको उठाकर लेकर आओ। और जब लेकर आए तो इस परियोजना को पूरा करना बहुत कठिन लगा, 47 वर्ष लग गए इसको पूरा करने में, ठीक है? और अंत में इस परियोजना को पूर्ण होने के बाद एक नया क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ, जो कितने पन्नों में था? 13,000 पन्नों में। आजकल जो हम महाभारत देखते हैं ना, वो यही वाला है, 13,000 पन्नों में, और इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। और ये क्वेश्चन पूछता है। तो भाई इस परियोजना के अंतर्गत 2 मुख्य बातें सामने आई। पहला कि महाभारत में बहुत कुछ तो समानता है, चाहे वो उत्तर में कश्मीर से, पूरब में नेपाल से, दक्षिण में कन्याकुमारी, मद्रास तक, या फिर तमिलनाडु में भी, इन सब जगह में कुछ ना कुछ चीजें समान थी। अब समान तो यही चीज था इनमें कि भाई महाभारत की लड़ाई 2 परिवारों के बीच हुआ, ठीक है? और दूसरा क्या देखने को मिला कि कई भागों में कुछ असमानता देखने को मिली है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो। तो ये आपको लिखना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में बताओ, तो आप कहोगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जिसका मुख्य उद्देश्य था महाभारत को अच्छे ढंग से समझना और इसकी समानता और असमानता का पता लगाना। इसके लिए 1919 में वीएस सुक्तांकर को अपॉइंट किया गया। और वीएस सुक्तांकर जो थे खुद एक संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने इसको पूरा करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से संस्कृत के विद्वानों को बुलाया और उनको कहा कि भाई देखो, जहां जहां तुम्हें इसकी ओरिजिनल पांडुलिपि मिल जाए महाभारत की, उसे लेकर आओ। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लग गए, और जब ये हुआ तो एक नया एडिशन तैयार हुआ जो 13,000 पन्नों का था और 1 लाख से ज्यादा इसके अंदर श्लोक थे। और इस परियोजना के तहत 2 बातें सिद्ध हुई। पहला कि भाई देश के जहां जहां भी महाभारत के अंश मिले उनमें कुछ ना कुछ तो या बहुत कुछ तो समान था, चाहे वो उत्तर में कश्मीर, पूरब में नेपाल, दक्षिण में कन्याकुमारी, मद्रास या तमिलनाडु, सब जगह कुछ ना कुछ बातें तो समान थी। और समानता यही थी ना कि 2 परिवार, यह युद्ध जो था 2 परिवारों के बीच में हुआ, और वहीं पर कुछ हिस्सों में कुछ असमानता भी देखने को मिले, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर। ओके, ना अगर हम बात करें महाभारत कालीन बंधुत्व व विवाह के बारे में, ठीक है? बट मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को
क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये वैसे बोलेगा नहीं, बट मैं बता देता हूँ, छोड़ो, सॉरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है देखो ये जो टॉपिक्स बता रहा हूं ना मैं, ये टॉपिक आपका घूम फिर के आगे भी आएगा, ठीक है, तो बस इसको समझते रहना, ठीक है। तो महाभारत कालीन बंधुत्व या नातेदारी, रिश्तेदारी और विवाह के बारे में या समाज के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभारत कालीन बंधुत्व यानी रिश्तेदारी, महाभारत कालीन विवाह के बारे में, समाज के बारे में बताइए। तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम कि महाभारत कालीन बंधुत्व व विवाह के बारे में या समाज के बारे में जानने के लिए हमें कुछ तत्वों को समझना पड़ेगा, कुछ तत्वों को समझना पड़ेगा। पहला तत्व क्या हो जाएगा? परिवारवाद। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महाभारत कालीन बंधुत्व, रिश्तेदारी, विवाह के बारे में या समाज के बारे में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो इससे पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था व्यस्तुथांकर वाला, समालोचनात्मक संस्करण वाला, उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो महाभारत कालीन बंधुत्व, जाति या फिर अगर हम बात करें समाज के बारे में या फिर विवाह के बारे में बताइए, तो हम कहेंगे कि महाभारत कालीन समाज के बारे में, विवाह के बारे में, बंधुत्व के बारे में समझने के लिए हमें कुछ पहलुओं की जानकारी लेनी पड़ेगी। इसमें पहला पहलू कौन सा है? परिवार व्यवस्था। कौन सा है? परिवार व्यवस्था। तो कहते हैं उस समय समाज में जो कुल शब्द था, ये किसके लिए प्रयोग किया था? परिवार के लिए। किसके लिए किया था? परिवार के लिए। तथा जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? बंधुत्व या फिर रिश्तेदारों के समूह के लिए। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बढ़िया, कि भाई कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जबकि जाति का प्रयोग किसके लिए किया था? रिश्तेदारों के एक समूह के लिए, ठीक है। और परिवार जो थे वो सारे एक जैसे नहीं थे, परिवारों की संख्या उनके सदस्यों के ऊपर निर्भर करती थी। और संबंध भी दो तरह के थे, नैसर्गिक जो हम लोग बना लेते हैं दोस्त यारी लोग, और रक्त वाले जो ब्लड रिलेशन होते हैं, जैसे माता पिता के साथ, ठीक है। फिर दूसरा अगर हमें बात करेगा, तो ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई महाभारत कालीन समाज के बारे में बताइए। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पितृवंशी व्यवस्था। तो हम कहेंगे कि महाभारत कालीन समाज में जो प्रचलित था वो क्या था? पितृवंशी व्यवस्था। इसमें होता क्या है हमारे पास कि पिता के बाद उसका पुत्र या फिर उसका पोता या फिर पड़पोता ही गद्दी संभालेगा, ठीक है। महाभारत में भी यही तो हो रहा था, पिता की मतलब पिता के समाज को संभालने के लिए तो भाई लोग लड़ रहे थे, या कोई महिलाएं लड़ी? नहीं लड़ी, ठीक है। परंतु कई बार ऐसा हुआ जहां पर ये पितृवंशिकता पालन नहीं हुआ। जैसे यदि पुत्र नहीं होता था तो पिता अपने भाई यानी कि आपके चाचा को गद्दी मिल जाती थी, सगे संबंधी भाई को भी, कई सगे संबंधी रिश्तेदारों को भी कई बार गद्दी मिली, और कई बार तो महिलाओं को भी गद्दी मिल गई, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि भाई महाभारत कालीन समाज के बारे में बताओ, तो आपके पास दो पॉइंट हो गए, परिवार व्यवस्था, देन दूसरा कौन सा हो गया आपके पास? पितृवंशिकता व्यवस्था। देन तीसरा अगर बात करें तो वो होता था हमारे पास कौन सा? विवाह के नियम। क्या होते थे? विवाह के नियम। तो महाभारत कालीन समाज के अंतर्गत ना जो विवाह होता था उसमें गोत्र का बहुत बड़ा हाथ था। किसका? गोत्र का। अब गोत्र क्या होता है? तो मैं लिख रखा है यहाँ पर, गोत्र जो थे वो ऋषि के नाम पर रखे जाने वाले हिंदू धार्मिक जातियां हैं। जैसे कि मेरा सांडिल गोत्र है, कोई वत्स गोत्र का होता है, कोई कश्यप गोत्र का होता है। तो आमतौर पर ऋषि के नाम पर रखे जाने वाले गोत्रों को, ऋषि के नाम पर रखे जाने वाले जातियों को हम गोत्र कहते हैं। और महाभारत कालीन समाज के अंदर या ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विवाह जो होना था वो आप एक गोत्र में नहीं कर सकते। अगर एक गोत्र विवाह हो गया तो आप भाई बहन कहलाओगे। इसलिए अंतर विवाह नहीं, एक गोत्र में नहीं, बल्कि बहिर्विवाह, यानी कि विवाह जो होता था हमेशा गोत्र से बाहर होता था, जिसे हम बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। और कन्यादान करना पिता का धार्मिक कर्तव्य था। तो 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया परिवार व्यवस्था के बारे में, दूसरा हो गया पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में, और तीसरा हो गया विवाह के नियम। चौथा आपको बताना है कौन सा? कि महाभारत कालीन समाज की विशेषता यह भी थी कि यह एक पुरुष प्रधान समाज है। कौन सा समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज क्या होता है पता है ना आप लोगों को? जहां पर स्त्रियों को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती, स्त्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं मिलते, सारे के सारे अधिकार किसको मिलेंगे? पुरुषों को, ठीक है। पिता की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता था। बट हाँ, परंतु विवाह के समय जो स्त्रियों को धन मिलता था ना, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, उस पर पत्नी का या महिला का अधिकार होता था। तो 4 व्यवस्था हो गई, 4 विशेषता भी हो गई। किसकी? महाभारत कालीन समाज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, महाभारत कालीन समाज की मैं 6-7 व्यवस्था लिखी, विशेषता लिखी है, सातों आप याद करो, पक्का आएगा। फिर 5वां पॉइंट अगर बात करें तो 5वां क्या था? तो हम कहेंगे भाई 5वां जो है हमारे पास, एक सेकंड, तो जो 5वां है ना,
तो पांचवा जो नियम था या पांचवी विशेषता थी महाभारत कालीन समाज की, वो थी गोत्र पद्धति। क्या थी? गोत्र पद्धति। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास समाज के लिए कुछ नियम बनाए थे और इन नियमों में सबसे प्रमुख नियम कौन सा था? गोत्र पद्धति। ठीक है, समझ आ गया? गोत्र पद्धति के नियम क्या थे? तो आप समान गोत्र में, एक ही गोत्र में अंतर विवाह नहीं कर सकते, और दूसरा क्या था कि पत्नी को विवाह के बाद अपना गोत्र त्याग करके या पिता का गोत्र त्याग करके पति का गोत्र अपनाना होता है, जैसे आज के टाइम में होता है सरनेम वाली बात, ठीक वैसे ही। ठीक है, फिर अगला अगर बात करें, बट कई बार ऐसा हुआ है कि जब गोत्र पद्धति का पालन नहीं हुआ, गोत्र पद्धति का पालन नहीं हुआ। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि भाई गोत्र के बारे में बताइए या गोत्र संबंधी विशेषताओं के बारे में बताइए, तो आप ये पूरा पॉइंट लिख सकते हो कि महाभारत काल के समय में ब्राह्मणों के द्वारा 1000 ईसा पूर्व के अंदर समाज के लिए कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों में से प्रमुख था गोत्र पद्धति। गोत्र पद्धति के अंदर 2 नियम थे। पहला, आप समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, और दूसरा क्या था कि विवाह के पश्चात महिलाओं को अपने पिता का गोत्र त्याग करके किसका गोत्र अपनाना होता था? पति का। ठीक है, और कई जगह पे ऐसा हुआ है जब ये गोत्र पद्धति का नियम पालन नहीं हुआ, जैसे दक्कन यानी कि साउथ हैदराबाद के आसपास का जगह, वहां पर ना सातवाहन वंश के शासक थे, उन्होंने अपने पिता का गोत्र नहीं अपनाया बल्कि अपने माता का गोत्र अपनाया, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। और कुछ रानियां तो दक्षिण भारत में ऐसी भी थी जो कि एक ही गोत्र के थे, यानी राजा का विवाह जो हो रखा है वो सेम गोत्र की महिलाओं के साथ हो रखा है, मतलब जिस गोत्र की वो हैं, जिस गोत्र के राजा हैं उसी गोत्र की महिलाएं भी हैं। ठीक है, जो कि ब्राह्मण के नियम के अनुसार खिलाफ थे। प्लस में महाभारत कालीन समाज में की विशेषता 6 नंबर पर कि भाई महाभारत कालीन समाज की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर कौन सी प्रथा प्रचलित थी? बहुपति प्रथा, यानी कि एक महिला के एक से ज्यादा पति हो सकते हैं, जैसे द्रौपदी के 5 पांडव। तो 6 विशेषता हो गई। फिर बता रहा हूं, महाभारत कालीन समाज के बारे में पूछेगा विशेषता बताओ, तो आप कहोगे यहाँ पर परिवार व्यवस्था के बारे में, पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में, पुरुष प्रधान समाज के बारे में, आप विवाह के नियम बता दोगे, आप गोत्र पद्धति के बारे में बता दोगे, और आप कहोगे कि यहाँ पर क्या प्रचलित था? बहुपति प्रथा। और आप जो 7वां पॉइंट कहोगे वो क्या हो जाएगा? तो महाभारत कालीन समाज की एक विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? ब्राह्मणों का ज्यादा डोमिनेंस था, और उनके द्वारा बनाए गए नियम कठोरता से पालन होते थे, जिनमें से एक नियम था कौन सा? वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत कालीन समाज के बारे में बताओ, जिसमें आपको 7 पॉइंट लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन कर दोगे। 8 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन आए, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आगे बात करते हैं सामाजिक विषमता, सामाजिक भेदभाव। तो जैसा कि हमने देखा कि भाई ब्राह्मणों ने क्या किया था? ब्राह्मणों ने समाज के लिए कई सारे नियम बना दिए, और खास करके उसमें एक नियम था, गोत्र पद्धति तो थी, गोत्र पद्धति तो है ही है, बट उसके साथ एक नियम कौन सा हो गया? कौन सा वाला? हाँ, वर्ण व्यवस्था। और ये वर्ण व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं समाज में क्या क्रिएट कर रही है? भेदभाव, विषमता क्रिएट कर रही है। और इसका सबसे पहले विरोध किसने किया है? बौद्ध धर्म के लोगों ने सबसे पहले इसकी निंदा की, और बौद्ध धर्म के लोगों ने ये साफ कह दिया कि ब्राह्मणों ने ये जो भी नियम बनाए हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए हैं, वो कोई प्राकृतिक या भगवान के द्वारा प्रदान किए गए नहीं है। ओके, नाउ अगर हम अब आगे बात करें तो हम बात करेंगे वर्ग व जाति पर आधारित समाज के बारे में। ठीक है, वर्ग व जाति पर आधारित समाज के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्राह्मणों ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास क्या किया? गोत्र पद्धति बनाई। समय के साथ साथ इन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र जैसे या मनुस्मृति जैसे पुस्तकों में समाज के लिए कुछ नियम बनाए गए, और इन नियमों में सबसे प्रमुख नियम कौन सा था? वर्ण व्यवस्था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई महाभारत कालीन समाज, तो हो गया क्वेश्चन, 7 पॉइंट लिख देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है महाभारत काल में वर्ग व जाति संबंधी तत्वों के बारे में बताइए, तो आप ये जो लिखोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्राह्मणों के द्वारा समाज के लिए कई सारे नियम बनाए गए जो उनकी पुस्तक धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र नामक पुस्तक में थे या मनुस्मृति में थे, और इनमें से प्रमुख नियम कौन सा है? वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू वाला, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जिक्र कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के भी कौन से भाग में? पुरुष सूक्त भाग में। पुरुष सूक्त में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि ब्राह्मणों ने यह कहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है जन्म आधारित है, यानी अगर आपका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ तो आप क्षत्रिय वाले कैटेगरी में आ गए, अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो ब्राह्मण वाले कुल में रहोगे। ठीक है, अब इनके कुछ काम थे, जैसे ब्राह्मण का काम हो गया यज्ञ करना, करवाना, दान लेना, देना। क्षत्रिय का काम युद्ध करना, राजा बनना, वेद को पढ़ना, दान दक्षिणा देना केवल क्षत्रिय काम है। ये सारे काम इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
वैश्यों का काम था कृषि करना, व्यापार करना और गाय पालना, ठीक है, पशुपालन करना। शूद्र का काम क्या था? तीनों वर्गों की सेवा करना। ओके, समझ में आ गया। क्षत्रिय केवल कौन होंगे? राजा जो होंगे वो क्षत्रिय कैटेगरी के होंगे, जैसे युद्ध करेंगे, लोगों को बचाएंगे, दान देंगे, यज्ञ कराएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था वर्ग और जाति के बारे में, समझ में आ गया ना। ये चीज याद कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। आगे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें आपसे ये कहेगा कि ब्राह्मणों ने तो भाई वर्ण व्यवस्था बना दी, ठीक है, बट इन नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, कौन कौन सी नीतियां अपनाई? तो हम कहेंगे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए 3 नीतियां बनाई। कितनी नीतियां बनाई? 3। पहली नीति क्या थी? तो पहली नीति जिसमें ब्राह्मणों ने यह बताया कि भाई वर्ण व्यवस्था जो है, ये वर्ण व्यवस्था ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये कौन है? ये भगवान के द्वारा, देवीय हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। यानी अगर तुमने इस बार इन वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं किया, ब्राह्मणों के अनुसार तुम लोग नहीं चले, तो अगले जन्म में तुम्हारा दोबारा से जन्म शूद्र में हो जाएगा, तो तुम दोबारा से हमारी सेवा करना। समझ में? तो लोग अंधविश्वास में डर जाते थे, नहीं भाई अगर पालन नहीं किया तो दोबारा से यही सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसके कारण वो लोग थक हार करके क्या करते थे? ब्राह्मण की बात मान जाते थे, ठीक है, समझ आ गया चीज। तो क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मणों ने किन नीतियों का प्रयोग करके, किन तरीकों का प्रयोग करके अपने वर्ण व्यवस्था जैसे भद्दे नियम का पालन करवाया? तो पहला नियम कौन सा हो गया? पहला नीति थी उनकी कौन सी? कि लोगों को यह बताना कि यह नियम मैंने नहीं बनाया, बल्कि ये नियम कौन से हैं? देवीय हैं। और दूसरी नीति क्या थी इनकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। दूसरी नीति ये थी कि भाई राजा को इस बात का प्रेशर डाला गया कि देख राजा, ये तेरा कर्तव्य है, तेरे प्रांत में अगर ये वर्ण व्यवस्था वाला नियम पालन नहीं हुआ तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा को कहा गया कि तेरी जिम्मेदारी है, तू अपने प्रांत में इस नियम का पालन कराएगा, ठीक है, नहीं करते कोई पालन तो उनको फांसी पे चढ़ा, पर करवा पालन। और तीसरा क्या था? लोगों को यह कहा गया कि भाई ये जन्म आधारित है, यानी अगर आप शूद्र कुल में हो, भले आपने शिक्षा ले ली, फिर भी आप ब्राह्मण या क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे वो याद है ना, एकलव्य भील का अंगूठा काट लिया गया था, ठीक है, ताकि वो वैसी बराबरी ना कर सके, ठीक है, समझ में आया? ओके, ना अगर हम बात करें अगला, तो अगला होता है ये, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बताता रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं एनसीईआरटी भी चाहता था पढ़ा सकता था, बट मैंने कहा मैं एनसीईआरटी को निचोड़ के क्वेश्चन आंसर में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला, क्या ब्राह्मण द्वारा बनाए गए नियम हमेशा पालन होते थे? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिन पे आप ये सिद्ध कर दोगे कि ब्राह्मण के नियम पालन नहीं हुए, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम कहेंगे भाई ब्राह्मण नियम वैसे तो काफी कठोरता से लागू किए गए, परंतु कई बार ऐसा हुआ जहां पर इन नियमों का पालन नहीं हुआ। जैसे हमने देखा था, ब्राह्मण ने क्या कहा था? समाज कैसा होना चाहिए? पितृवंशिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पितृवंशिक, यानी कि जहां पर पिता के मरने के बाद पिता का पुत्र, पोता, परपोता ही राजगद्दी संभालेगा। बट कई अवसर पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा भी था ना, कई बार भाई बन जाते थे, कई बार रिश्तेदार, और कई बार स्त्रियां गद्दी पर बैठ गई थी। दूसरा, विवाह पद्धति। हमने कहा था ना, विवाह के लिए क्या नियम था? हाँ, कि भाई गोत्र के अंदर विवाह नहीं हो सकता, गोत्र से बाहर विवाह होना होगा आपको, बहिर्विवाह। परंतु ब्राह्मण ने जैसे हमने कहा भी है, ब्राह्मण ने अंतर विवाह का, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह का विरोध किया। परंतु आपने देखा था दक्षिण भारत में क्या हुआ था कि एक ही राजा की जो कई रानियां थी वो सारे के सारे एक ही गोत्र से थी, यानी राजा भी जिस गोत्र का है, रानियां भी उसी गोत्र की, जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण नियमों का खंडन करता है। प्लस में गोत्र नियम, ब्राह्मण ने क्या कहा था कि जो भाई पिता, जो पुत्र है वो पिता का गोत्र अपनाएगा। बट कई अवसर पर हमने देखा ना कि पुत्र ने पिता का गोत्र ना अपना करके माता का गोत्र अपनाया था, जैसे सातवाहन वंश के शासकों ने। तो 3 हो गए, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट जहां पर ब्राह्मण के नियमों का उल्लंघन हुआ वो था क्षत्रिय कुल के राजा। हमने देखा ब्राह्मण ने क्या कहा था कि राजा कौन बनेगा? तो राजा बनेगा केवल और केवल क्षत्रिय वंश का। बट कई अवसर पर ऐसा देखने को नहीं मिला, जैसे मौर्य शासक, मौर्य वंश के शासक लोग, ब्राह्मण के अनुसार वो लोग निम्न कुल के थे बट राजा बन गए। शुंग व कर्ण ये तो ब्राह्मण थे फिर भी राजा बन गए। और शक वंश के शासक की तो बात कहें तो ये लोग तो भाई भारतीय भी नहीं थे, ये लोग तो मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे, ये तो वर्ण व्यवस्था में थे भी नहीं, फिर भी ये राजा बन गए। और ऐसे लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य एशिया से आए लोगों को या बाहर से आए लोगों को ब्राह्मण क्या कह के पुकारते थे? मलेच्छ। क्या कह के पुकारते थे? मलेच्छ। 4 पॉइंट हो गए जहां पर ब्राह्मण नियम पालन नहीं हुआ। और 5वां पॉइंट क्या है? नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और 5वां पॉइंट क्या है? प्रभावती गुप्त के द्वारा दिया गया भूमि दान। प्रभावती गुप्त है कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है और इनका विवाह वकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था, जो कि क्षत्रिय नहीं है। तो ब्राह्मण ने तो क्या कहा था कि भाई जो दान करेगा वो क्षत्रिय होगा, पर ना ही ये क्षत्रिय थे और ना ही ये पुरुष है, ये तो महिला थी ना।
तो इन सभी नियमों पे आप कहोगे निष्कर्ष लिख देना। ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष नीचे लिख देना जरूर। जब भी मैं 5 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन पेपर में आया मैं दूं तो आप लिख दोगे निष्कर्ष कि उपरोक्त बिंदुओं से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भैया ब्राह्मण के नियमों को हर जगह पालन नहीं किया गया। फिर अगला, ये वाला वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण द्वारा विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ब्राह्मणों ने कुल मिलाकर के 8 प्रकार के विवाह बताए। कितने प्रकार के विवाह बताए हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। इसमें से ये जो 4 है ना, इसे ब्राह्मण ने स्वीकारा है, और बाद में जो 4 है उसको ब्राह्मण ने नहीं स्वीकारा। और उसमें भी सबसे उत्तम कौन सा है? पहला वाला। इस ब्रह्म विवाह को हम अरेंज मैरिज भी आप कह सकते हो, ठीक है। ब्रह्म विवाह में है क्या? तो यह सबसे उत्तम माना जाता था, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष यानी वर और वधु, हस्बैंड और वाइफ की सहमति से विवाह होता था, और पिता योग्य वर ढूंढ करके लेकर के आता था। दूसरा हो गया देव विवाह। अब देव विवाह में क्या है हमारे पास? तो इसके अंतर्गत विवाह योग्य पुत्री, अगर मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है तो मेरे घर में कोई पुरोहित या साधु आएंगे ना, कल को कोई धार्मिक कर्म कांड कराएंगे, तो मैं उनको अपनी पुत्री दान में दे दूंगा। तो ऐसे विवाह को हम कहते हैं देव विवाह। तीसरा होता है आर्ष विवाह या ऋषि विवाह। इसमें होता क्या है? तो धर्म के लिए वर 2 जोड़ी गाय या बैल लेकर, धर्म के लिए वर 1 या 2 जोड़ी गाय व बैल को लेकर के कन्या को पूरे विधि के साथ विवाह करके ले जाता था, ठीक है, आर्ष विवाह। चौथा हो गया प्रजापत्य विवाह। देखो प्रजापत्य विवाह भी अरेंज मैरिज जैसा ही है, बट इसमें क्या था? महिला और पुरुष दोनों सहमत थे और पिता योग्य वर ढूंढ कर लाया। बट इसमें क्या है? जो कन्या का विवाह जो था वो बिना उसकी सहमति से हो जाता था, पर हाँ पिता योग्य वर ढूंढ करके लेकर आएगा। तो ये चारों को तो ब्राह्मण ने स्वीकारा है। बट जो अगला है, जैसे 5वां गंधर्व विवाह, अब ये कौन सा है? तो इन 5 को ब्राह्मण ने स्वीकारा नहीं है कभी भी। ये होता है लव मैरिज, जिसमें महिला और पुरुष यानी वर और वधु तो राजी होते हैं, आपसे सहमति होते हैं, पर उनका विवाह जो होता है वो भाग करके कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, यानी बिना किसी रीति रिवाज से उनका विवाह हो जाता है। अगला है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? इसमें धन व संपत्ति के बदले, यानी कि धन व संपत्ति दो, कन्या खरीद के ले जाओ, दहेज वाला बात हो गया ये, ठीक है। फिर अगला राक्षस विवाह। ये वही विवाह है जो रावण करना चाहता था सीता मैया के साथ। जब कन्या के साथ मारपीट करके, उसका अपहरण करके जबरदस्ती उससे विवाह किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं राक्षस विवाह। और ये जो पैशाच विवाह है, ये सबसे खराब, सबसे निम्न कोटि का माना गया है, क्योंकि इसमें सोई हुई कन्या या फिर नशे में लिप्त कन्या के साथ शारीरिक संबंध बना करके उनसे विवाह किया जाता था, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के विवाह जिसका जिक्र किसने किया है? ब्राह्मणों ने किया है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं जाति व सामाजिक गतिशीलता। तो अब देखो ध्यान समझना, ब्राह्मणों ने पहले 1000 ईसा पूर्व के आसपास क्या बनाया था? गोत्र। फिर समय के साथ साथ उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दिया, जिसका जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी आपको देखने को मिलता है। पर समय के साथ साथ क्या हुआ? जब सामाजिक गतिविधियां बढ़ती चली गई ना, सामाजिक गतिविधियां एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, लोगों के काम और ज्यादा बढ़ते चले गए, तो ऐसे में अब वर्ण व्यवस्था का स्थान किसने ले लिया? जाति व्यवस्था ने ले लिया। किसने ले लिया? जाति व्यवस्था में। वर्ण तो केवल 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर जातियों की संख्या अनगिनत थी। तो अगर अंतर पूछे वर्ण और जाति में क्या अंतर है, तो हम कहेंगे कि वर्ण जो थे वो 4 थे, पर जातियां जो है वो अनगिनत है। और दोनों में समानता क्या था? कि वर्ण भी जन्म पर आधारित है और जाति भी जन्म पर आधारित है। और आमतौर पर जो जातियां होती थी उनका निर्धारण आप देखोगे तो उनके काम के आधार पर होता था, जैसे लोहार, सुनार, चमार, ठीक है, ओके ना। अगर हम बात करें अगला ये वाला अछूत के बारे में बताइए, चांडालों के बारे में बताइए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो हम कहेंगे तो ब्राह्मणों ने जो भी नियम बनाए, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, जाति व्यवस्था में हो, जो उनमें फिट हो गया तो ओके, बट जो उनमें फिट नहीं होता था ना, उसे ब्राह्मण अछूत मान लेते थे, अस्पृश्य मान लेते थे, अनटचेबल मान लेते थे, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं जातियों में से एक था कौन? चांडाल। कौन था? चांडाल, जिनकी तरफ देखना भी ब्राह्मण अशुभ मानते थे, क्योंकि ये लोग क्या काम करते थे? लवारिस लाशों को या मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चांडाल के कर्तव्य बताओ। तो हम कहेंगे गांव व नगरों में से बाहर रहते थे लोग, गांव व नगर में रहते भी नहीं थे। दूसरा, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, खुद का कोई वस्त्र नहीं पहन सकते थे ये लोग, मरे हुए लोगों का वस्त्र पहनेंगे। लोहे के आभूषण पहनेंगे, फेंके हुए बर्तनों में ही खाना खाएंगे, नया बर्तन नहीं खरीद सकते थे ये लोग। और रात के समय अगर ये लोग गांव और नगर में आ गए तो उनको मार दिया जाता था, यानी रात के समय में लोग गांव और शहर में तो आ ही नहीं सकते थे।
प्लस में लवारिस लाश कोई होती थी उनको ठिकाने लगाना, उनका क्रियाक्रम करना, ये भी इन्हीं का काम होता था। और एक तो चीनी यात्री है, नाम रखना याद रखना इनका, फाहियान। फाहियान ने तो ये कहा कि अगर दिन के समय पे ये सड़कों में चलते थे ना तो थाली पीट पीट करके देखो हटो हटो चांडाल अछूत आ रहा है, और जब वो लोग चले आते थे ना तो उनके बाद पूरा सड़क साफ किया जाता था। ठीक है, अगला अगर बात बताएं तो ये लास्ट है हमारे पास, जिसमें कहता है मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों को कितने तरीके बताए गए हैं धन कमाने के। तो 7 तरीके हैं। विरासत के तौर पे धन मिल जाए उनको, या वो खरीद ले कहीं से, जीत करके ले आए वो भी धन उन्हीं का होगा, इन्वेस्ट करके जो आया वो भी धन उनका है, काम करके धन लाए वो भी उन्हीं का है, किसी ने उनको भेंट दे दिया या किसी ने उनको या कहीं पर उन्होंने कोई चीज खोज ली, ये सारे उनके धन हैं 7 तरीके के कमाने के। अब ये किए हमारे पास कि कौन से उपनिषद में लोगों ने महिलाओं यानी माता का नाम अपनाया है। तो ये याद रखना, एमसीक्यू पूछा जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद एक ऐसा है जहां पर पुरुषों ने अपनी महिला का नाम या माता का नाम अपनाया है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो मैंने कहा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी नहीं करा रहा, मैं बाकी लोगों की तरह लेंथी वीडियो नहीं बना रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप पूरी एनसीईआरटी रटो, नहीं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करो, गारंटीड है पेपर इसी में से आएगा। मैंने अपने ट्यूशंस के अंदर भी मैंने बच्चों को कराया है और मैंने बताया उनको कि जो मैं करा रहा हूँ वही आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।